हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आपको आज हम आपको बताएंगे आपका आर्ट चैप्टर जो कि आपका वायरिंग से संबंधित है। किससे? आपका वायरिंग से संबंधित है। हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, आपके जो आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग जो आपके नियमित क्वेश्चन है उसकी पैटर्न की जो श्रृंखला है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक के जो आपके चैप्टर हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो सेक्शन के यानी कि मेरे चैनल को जो आपका वीडियो सेक्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, उस वीडियो सेक्शन में जाके आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको सारे जो भी चैप्टर वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। आप प्ले लिस्ट में सीधे जाके वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो और जितनी भी वीडियो है आपकी फर्स्ट ईयर की वो सब की सब वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आपको निमी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसी क्वेश्चन आपको वहाँ पे हूबहू मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना आठवां चैप्टर कौन सा आपका यहाँ पे वायरिंग से संबंधित है। क्या आपका वायरिंग से संबंधित। अगर बात करें हमसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। आपको मैं बता दूं इसके अंदर आपका टोटल आपके 51 क्वेश्चन, आपके कितने, आपके 51 क्वेश्चन है। तो आराम से धैर्यपूर्वक सुने उसको और उसका एनालिसिस भी करें। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, क्या है आपका पहला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे क्या है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो आप बात करें ऑप्शन ए लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी दीवार की मोटाई एमएम में, ऑप्शन सी आंतरिक व्यास मिमी में, और ऑप्शन डी बाह्य व्यास मिमी में। तो अपना कंड्यूट पाइप है ना, कंड्यूट पाइप है तो उसकी ये पूछ रहा है कि उसके जो पाइप है उसका साइज किस टाइप में मापा जाता है। तो कंड्यूट पाइप का साइज हमेशा बाहरी व्यास में मापा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी। यानी कि इसको जो बाहरी व्यास है यानी कि जिसकी जो आपको वो साइज नापना है तो कहाँ से नापेंगे, बाहर से नापेंगे ना। तो बाहर से नापने की क्या है, उसका व्यास नापेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है ऑप्शन डी, यानी कि बाह्य व्यास एमएम में। और किस में आएगा वो साइज आपका एमएम में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, एमएम में। एमएम मतलब आपका मिलीमीटर में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आपका सेकंड है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुनः तार यानी कि इसे बोलते हैं रिवायरेबल, क्या बोलते हैं, रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं। तो इसकी जो फ्यूजिंग फैक्टर है इसका मान कितना होता है, इसका मान फिक्स है आपका, कितना होता है 1.4 होता है। कितना होता है 1.4, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 1.4। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर थर्ड पे बात करें कि पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है। ये पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है। जो आपका पेंडेंट होल्डर नहीं होता उसमें जो अंदर की जो गांठ होती है उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए डीले संयोजन से बचाव, ऑप्शन बी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, ऑप्शन डी सामान के टर्मिनलों में से तनाव कम करें, मतलब सामान के टर्मिनलों से तनाव करें। तो क्या करता है इसमें आपका जो स्ट्रेन होता है, का जो स्ट्रेस होता है उसको कम करना होता है, जिससे कि वो वायर है आपका जो कनेक्टेड है वो आपका खिंच ना जाए। इसलिए तो ये क्या करता है, यानी कि सेफ्टी प्रदान करता है, यानी कि क्या करता है ये सेफ्टी, यानी कि जो तनाव होता है उसको कम करता है, जिससे कि वो आपका जो वायर है वो कनेक्शन ना खुल जाए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। ओके, अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ आपका, फ्यूज कौन से प्रकार का है। तो आपको फ्यूज दे रखा है, आपको ये कौन से प्रकार का दे रखा है, तो ये टाइप पूछा है। तो सबको पता है कि किस टाइप का आपका ये कैसा आपका HRC फ्यूज है। किस टाइप का HRC जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो HRC की फुल फॉर्म क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। क्या आपका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज या फिर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ में, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा है ये इस विद्युत सामग्री का नाम क्या है। तो देखो इस पे क्या है, आपका इस टाइप से आपका होल्डर बना हुआ है और इस पे क्या आपका चूड़ी आपकी निकली हुई है। क्या निकली है, आपकी चूड़ी निकली हुई है, यानी कि इस टाइप से क्या है, इसको बोलते हैं कोई एडिशन स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी क्या ऑप्शन की बात करें तो जो आपका ये आपका ये है वो किस टाइप का है आपका। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी आपका, देखो क्या आपका ऑप्शन ए ब्रेकेट होल्डर है, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर है, ऑप्शन सी कॉर्ड सिकेंड लैंप होल्डर है, ऑप्शन डी गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप है। तो मैंने क्या बताया था अभी, आप बताया था इसके अंदर जो आपका चूड़ी कटी होती है उसे ओपन की बोलते हैं एडिशन स्क्रू बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका एडिशन स्क्रू होल्डर, यानी कि जो आपका ये दिखाई दे रहा है वो किस क्या है आपका एडिशन स्क्रू, राइट आंसर आपका बी।
अगला क्वेश्चन आपका 6 में देखें, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। अब देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। तो प्रतीक है ना, प्रतीक वो इसमें क्या बनाए रखा। तो इसमें हालांकि इसका आंसर था प्लग एंड सॉकेट दे दिया। तो प्लग एंड सॉकेट का आपका क्या है, डायग्राम होगा। क्या होगा, डायग्राम आपका प्लग एंड सॉकेट का डायग्राम होगा। जो डायग्राम होगा उसी को अपन बनाते हैं। तो ये अपना प्लग एंड सॉकेट का डायग्राम हो गया। ठीक है, कैसे बनता है आपका प्लग एंड सॉकेट का, इस टाइप से बनता है ना। तो 3 फेज का और 3 फेज क्या कहते हैं 5 एम्पेयर का 15 एम्पेयर का बनता है ना। तो इसका आपका डायग्राम दिया हुआ प्लग एंड सॉकेट का, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, इसलिए इस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्लग एंड सॉकेट का। किसका होता है, इसका डायग्राम मिस कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डायग्राम मिलेगा, ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे मिस कर रखा है तो आपको प्लग एंड सॉकेट करना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7 बात करें इसकी, LCD MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो देखो LCD MCB है ना, तो इसमें क्या करता है आपको, ऑप्शन ए मोटर को, ऑप्शन बी गीजर को, ऑप्शन सी दस्ती औजार को, ऑप्शन डी एयर कंडीशनर को। तो इसमें करता है LCD MCB है ना, वो क्या करती है आपकी गीजर। जो आपका गीजर क्या करता है, गीजर सीधी बात है, जो अपना बाथरूम होता है उस बाथरूम के अंदर पानी को गर्म करने के काम आता है। ये तो है इसका काम। तो उस टाइप की प्रोटेक्शन के लिए कहीं वो फॉल्ट ना हो, या कहीं वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या कहीं वो आपका क्षतिग्रस्त ना हो जाए, या कहीं उससे आपका सप्लाई ना आ जाए, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं LCD MCB का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, गीजर के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका गीजर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8th में ये दे रखा है कि किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन सर्किट। तो ठीक है, इसमें क्या थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक कर रखी है, यानी कि विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन सर्किट, यानी कि किस प्रकार के स्विच का प्रयोग, यानी किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। तो स्विच को पूछा है, कौन सा स्विच है इसके अंदर, आपका जो स्विच है ना ये लगा हुआ है, ये स्विच के बारे में पूछा कि ये कौन सा स्विच लगा हुआ है। तो उस स्विच के बारे में अगर बात करें इसके ऑप्शन ए की, तो एकल वे स्विच है, यानी कि 1 वे स्विच है। नंबर बी 2 वे स्विच है, यानी कि 2 वे स्विच है। नंबर 3 इंटरमीडिएट स्विच है, या ऑप्शन डी मल्टी पोजीशन स्विच है। तो देखो यहाँ पे किस टाइप का आपका, यहाँ पे आपके 2 पोजीशन बन रखी है, एक पोजीशन तो आपकी ये रही और एक पोजीशन आपकी ये रही। ठीक है, मतलब इसमें क्या एक पोजीशन यहाँ से अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो अपनी स्टेयर वायरिंग होती है, यानी कि स्टेयर वायरिंग यानी CD वायरिंग होती है ना, CD वायरिंग होती है, उस CD वायरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं 2 वे स्विच लगाते हैं। अगर नीचे से अगर अपन को नीचे अपने लाइट को ऑन कर दिया, और अगर तुम ऊपर पहुंच गए तो ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे बंद करने लिए थोड़ी जाओगे, तो क्या करोगे, ऊपर ही आपका क्या लगा था, एक स्विच लगा रहता है, वो क्या करता है ऑटोमेटिक उसको तुम ऑफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइट बंद हो जाती है। यानी कि CD की वायरिंग, जीनो की वायरिंग जो की आती है वो 2 वे स्विच के माध्यम से की आती है, इसलिए इसका भी क्या है आपका 2 वे स्विच है इसका। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी 2 वे स्विच। अगला क्वेश्चन बात करें आपकी 9th की यहाँ पे, तो 9th में क्या आपका यहाँ पे ये पूछा है, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। यानी कि क्या है, ये पूछ रहा है कि कम रेटेड की केबल को अगर अपन हाई रेटेड लोड वाली करंट से जोड़ दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या है, बात करें ऑप्शन की बात करें तो वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भार धारा बढ़ेगी, ऑप्शन सी वोल्टेज पाथ घटेगा, तो ऑप्शन डी गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जो लो लेवल की जो करंट है यानी कि लो कैपेसिटी की जिसमें कम धारा जाती है, उसको अपन ने हाई केबल की यानी कि हाई रेटेड केबल से अपन जोड़ दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, सीधी सी बात, जिसकी क्षमता कम थी अब उसमें से अपन ज़्यादा क्षमता की अपन क्या कहते हैं धारा ले रहे हैं, ये धारा को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, उसका इंसुलेशन है ना वो खराब हो जाएगा, और इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो केबल भी खराब होगी। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो केबल क्या होगा, गर्मी के कारण केबल आपकी खराब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करें आपकी 10वां आपका कंड्यूट सामग्री का नाम है। तो देखो इसमें से क्या है, आपको पूछा है ये कौन सी कंड्यूट सामग्री है, आपको एल्बो दिखा दे रही है, ये कौन सी टाइप की है। अगर बात करें ऑप्शन ए ठोस बैंड, ऑप्शन बी ठोस एल्बो, ऑप्शन सी निरीक्षण बैंड, ऑप्शन डी निरीक्षण एल्बो। तो देखो इसमें से क्या है, ये इंस्पेक्शन आपकी निरीक्षण है, यानी कि बात करें इसको इंस्पेक्शन बैंड, और बात करें इसकी हिंदी की तो निरीक्षण बैंड। जो आपका ये दिखाई दे रही है, आपको बैंड दिखाई दे रहा है, वो कैसा आपका इंस्पेक्शन टाइप का है। तो राइट आंसर क्या है इसका, निरीक्षण बैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें आपकी 11th की यहाँ पे, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
तो देखो क्या पूछ रहा है, एक मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच, एक लैंप को 3 जगह से, कोई अपना लैंप है, जैसे अपना ये लैंप है, इसको मुझे 3 जगह से मुझे कंट्रोल करना है, तो 3 जगह से कंट्रोल करना है तो कितने इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधी सी बात है 3 को कंट्रोल करना है, तो एक तो अपन यहाँ लगा देंगे, एक अपन यहाँ लगा देंगे, तो कितने हो गए आपके, एक यहाँ से कंट्रोल हो गया, ये हो गया, ये सब कॉमन कर लेगा, बीच लगा इसको कॉमन, तो कितने स्विच की जरूरत पड़ेगी, 2 की, तो इसके राइट आंसर क्या है इसका 2, यानी कि 2 आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। अगला बात करें आपकी 12th की है, 12th में बात करें आपका, तो यहाँ कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है, तो कंसील्ड वायरिंग है वो अपन किस काम आती है, इसका क्यों पूछता है, तो कंसील्ड वायरिंग कैसे आपकी, भाई सीधी सी बात है, कंसील्ड वायरिंग वो किसी आपकी अस्थायी टाइप की होती है, टेम्परेरी टाइप की होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया किस लिए फ़ायदा है, तो संभालने में आसान है, कम वोल्टेज पात है, ऑप्शन सी उच्च कुचालक प्रतिरोध है, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर यानी कि नमी से सुरक्षा है। तो कंसील्ड जो वायरिंग होती है वो क्या करती है, आपकी नमी से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, जो आपकी कंसील्ड वायरिंग है ना वो क्या करती है, नमी से सुरक्षा करती है, यानी कि जो आपकी क्या मॉइस्चराइज है, इसके अंदर कोई पानी की मात्रा ना पहुंच जाए, नमी ना पहुंच जाए, उससे क्या प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, नमी से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13 में आपका 13 है, ये देखा कि आरेख का नाम क्या है, जो आपका है ना ये आपका डायग्राम दे रखा है वो कौन से आरेख को बताएगा, क्या बता रखा है, देखो इसमें लैंप बता रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है, लैंप देखा है, यहाँ पे टीवी स्विच बता रखा है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल और क्या है लाइव बार बता रखा है, तो ये क्या आपका सर्किट डायग्राम है, क्या आपका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में क्या आपका इंडिकेट कर देते हैं कि इस टाइप से यहाँ पे आपकी सामग्री लगी है, तो इसलिए बात करें इसकी, तो कौन सा डायग्राम हो गया ये, अगर बात करूँ उसके ऑप्शन की, तो स्थापना योजना है, या लेआउट है आपका, या वायरिंग है, या परपथ है, तो परपथ यानी कि सर्किट डायग्राम है, परपथ बना हुआ है, तो कैसा भी परपथ, इसलिए राइट आंसर क्या है इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका 14 आपका HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक कितना है, इसका मान आपका फिक्स रहता है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे ऑप्शन ए 1 रहता है कि 1.1 रहता है कि 1.4 रहता है कि 1.7 रहता है, तो HRC फ्यूज है ना, HRC फ्यूज, इस HRC फ्यूज के लिए आपका गुणांक कितना रहता है आपका 1.1 रहता है, कितना रहता है आपका 1.1, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी। अगर बात करें आपकी 15 की 15वां क्वेश्चन आपकी, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, ऑप्शन ए फैरेड रिले, ऑप्शन बी ऊष्मीय रिले, ऑप्शन सी आणविक रिले, और ऑप्शन डी ड्राई रीड रिले। तो ध्यान रखना AC और DC के लिए, यानी कि AC और DC के लिए किस प्रकार के रिले का अपन दोनों प्रयोग करेंगे, तो वो कौन सी आपकी ड्राई रीड रिले है, सॉरी ड्राई रीड नहीं है, आवेग है, ठीक है, कौन सा इम्पल्स रिले, इम्पल्स रिले। तो AC और DC दोनों के लिए कौन सी रिले काम आती है, वो आती है आपकी इम्पल्स रिले, इसलिए राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इम्पल्स रिले यानी कि आवेग रिले है। अगला क्वेश्चन आपका 16 देखें यहाँ पे, तो विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या आपका विद्युत उपकरण आपका यहाँ पे विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री, तो ये कौन सी आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा है सॉकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये कैसा आपका आपका यहाँ पे भारी आपका आवरण रहता है वो लोहे का रहता है, तो ये पूछा कि कौन सी विद्युत सामग्री का, कौन से विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, यानी कि इस उपकरण का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए 2 पिन प्लग है, 3 पिन प्लग है, ऑप्शन सी सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक है, ऑप्शन डी बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक है। तो ध्यान रखना है ये क्या सबका आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट कंट्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, यानी कि सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17वां देखो, यहाँ पे सामग्री प्रतीक का नाम क्या है, देखो ये आपका सिंबल दे रखा है, तो ये कौन सा आपका सिंबल दे रखा है, तो वो बताएंगे कौन सा आपका मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है आपका, ये कौन सा आपका मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोज, यानी कि बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, इसके राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18 में देखें, यहाँ पे घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है, जो आपकी फ्लैक्सिबल जो कोर्स होती है उसका क्या उपयोग है, ऑप्शन ए संयोजित वायरिंग के लिए, ऑप्शन बी स्थायी संयोजन के लिए, ऑप्शन सी सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी,
यानी कि क्या है, आपकी जो फ्लेक्सिबल केबल होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन है, यानी कि इसके अंदर इसको है ना, फ्लेक्सिबल केबल को आप किसी भी प्रकार के कहीं भी आप इसको वायरिंग कर सकते हो, आसानी से मुड़ जाती हैं, आसानी से इसका क्या अपना आकार परिवर्तन कर लेती है, कहने में इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो आसानी से बैंड कर सकते हैं, तो कैसे आपका ट्रांसपोर्टेबल है आपके, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए आपकी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपका 19 देख रहे हैं इसको, 19वां, किस परपथ का भंजक किस परपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो परपथ भंजक क्या होगा, उसे बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, इसकी हिंदी क्या है, परपथ का, सर्किट ब्रेकर का नहीं ही हिंदी क्या है, परपथ भंजक है। तो किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग अपन 100 एम्पीयर धारा से रेटिंग से ऊपर करते हैं। ऑप्शन ए एमसीबी का, ऑप्शन बी यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट का यानी कि ईएलसीबी का, ऑप्शन सी एमसीसीबी का, ऑप्शन डी आरसीसीबी का। तो ध्यान रखना, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ध्यान रखना कि फुल फॉर्म आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और इसकी ईएलसीबी क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और एमसीबी की क्या है आपकी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी की क्या है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ध्यान रखना 100 एम्पीयर से है ना, 100 एम्पीयर की जो आपकी करंट रेटिंग है उससे ऊपर का करना आपको, यानी कि 100 एम्पीयर से ऊपर का। तो इसके लिए उपयोग कौन सा आपका ऑप्शन सी, किस सर्किट ब्रेकर का अपन उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी यानी कि एमसीसीबी का, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 20 देखते हैं इसका, तांबे की फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है, यानी कि तांबे का जो फ्यूज होता है उसके ऊपर अपन टिन की कोटिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या उपयोग है। तो बात करें इसकी ऑप्शन की, उच्च तापमान सहना, ऑप्शन बी फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, ऑप्शन सी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन डी तांबे के तार का ऑक्सीकरण करना। आपको यहाँ पे दोनों हिंदी में क्या करके मिस्टेक कर रखी है, दोनों एक जैसे कमर सही कर रहे, एक ही कर रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या आपका प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, और ऑप्शन डी क्या इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी हिंदी क्या गलत है, इसकी हिंदी क्या कि गलत है वाली, ठीक है। ये बोल रहा है कि यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, इसकी हिंदी क्या है यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन डी में क्या आपकी यांत्रिक शक्ति बढ़ाना है इसकी, ये दे रखा है। अब देखो इसमें से क्या है, तो सीधी सी बात है, आपकी तांबे का तार है उसके ऊपर अपन कोटिंग कर रहे हैं, तो कोटिंग किस लिए करते हैं भाई, सीधी सी बात है, आपके जो तार है वो खराब ना हो। खराब मतलब क्या है, जो भी आपकी उसकी जंग है, जो भी आपकी धूल मिट्टी है, या कोई वातावरण की जो आपदा है उसकी वजह से उसके उसके जो क्या कहते हैं, जो आपका वातावरण की जो आपकी हानियाँ हैं या वातावरण की जो भी क्षतियाँ वो उस पर प्रभाव न डाल सके। तो कहने मतलब छरड़ से बचाने के लिए, छरड़ से मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसलिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ठीक है। ये वाली हिंदी गलत आपकी, ठीक है, ये हिंदी नहीं है, ठीक है, ये आप प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, तो ऑप्शन क्या है आपका सी। अगला अब बात करें 21 की, तो इसमें से क्या आपका ये होता है, चार कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आप क्या है आपके चार कुचालित चालकों के, यानी कि 4 इंसुलेटेड कंडक्टर, 1 2 3 4, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है, इसे बोलते हैं क्वाड, क्या बोलते हैं इसको क्वाड। 3 होगी तो क्या बोलते हैं ट्राई बोलते हैं, और 2 होगी तो डबल बोलते हैं, और सिंगल है तो सिंगल बोलते हैं। तो 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं क्वाड बोलते हैं, और क्वाड मतलब क्या होता है 4 होता है। क्वाड माने क्या होता है आपका, क्वाड माने होता है आपका 4, ओके। तो बस सिंपल सा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 22 में देखते हैं इसका, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं भाई, 2B स्विच लगाने हैं, और 1 2 3 4 लैंप मुझे कंट्रोल करने हैं, और कितने लगाऊंगा मैं आपका 2B स्विच, ये तो पूछ रहा है। तो एक तो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो कितने हो गए 3, बस राइट आंसर का 3 हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 23, तो 23 में क्या आपका यहाँ पे बहुमंजिला वायरिंग, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका बहुमंजिला वायरिंग, बहुमंजिला इमारत की तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है, ठीक है। जो आपकी बहुमंजिला होती है यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें अपन कौन सी वायरिंग करते हैं, ट्री वायरिंग करते हैं, ये किस लिए उपयोगी है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आसान भार संतुलन के लिए, ऑप्शन बी नियत वोल्टेज वितरण के लिए, ऑप्शन सी न्यूनतम वोल्टेज पात होना, ऑप्शन डी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, यानी कि इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विद मैनी फ्यूजेस,
यानी कि क्या है, जो कोई ट्री प्रणाली है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें अपन आसानी से फॉल्ट को अपन क्या कहते हैं फाइंड कर सकते हैं। और जैसे कोई अपना पहली मंजिल में सेकंड मंजिल में कोई फॉल्ट आ गया तो उसको अपन आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं किसके, जंक्शन बॉक्स के माध्यम से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें बात आपकी 24 की, तो 24 में क्या आपका यहाँ पे ये बोल रखा है, यहाँ पे सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सीलिंग स्क्रू में ना, सीलिंग जो क्या होता है आपका सीलिंग फैन होता है, उसमें सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कागज का, नायलॉन का, ऑप्शन सी सीमेंट का, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ध्यान रखना उस अपन क्या बोलते हैं, नायलॉन भरते हैं, क्या बोलते हैं, नायलॉन। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 आपका 25 में बात करें आपका कि यह प्रतीक किसका है, यह प्रतीक किसका है। आपको प्रतीक दिखा दे रहा है ये वाला, ये प्रतीक किसका है, यानी कि इस टाइप से अपन बनाते हैं तो किसका है, सबको पता है, सब फैन का होता है। और फैन कौन सा आपका, फैन कौन सा होता है, छत का पंखा, यानी कि सीलिंग फैन का होता है। क्या होता है, सीलिंग फैन का होता है। अगर मैं इसके अंदर ऐसे लगा दूँ तो कौन सा हो जाएगा, ब्रैकेट फैन हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, बल्कि आपका कैसा है, इस टाइप से है, तो कौन सा आपका सीलिंग फैन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन बी। क्या आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन को अपन क्या बोलते हैं, छत का पंखा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमका यहाँ पर 26 की बात करें, रिले का नाम क्या है। जो आपको रिले दिखा दे रखी है वो रिले कौन सी आपकी, तो देखो इसमें भी आपका ड्राई टाइप का है, इधर भी आपका ड्राई टाइप का है। तो आपको रिले दिखाई दे रही है, वो कौन सी आपकी, अगर मैं बात करूँ तो आवी रिले है, ऑप्शन बी ड्राई रीड रिले है, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय रिले है, ऑप्शन डी पारा गीला संपर्क रिले है। तो देखो ये कैसा आपका ड्राई रीड रिले है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ड्राई रीड रिले है। तो देखो इस टाइप की आपकी रिले दिखाई दे रही है, तो ये किस रिले का इंडिकेट करता है, ड्राई रीड रिले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 27 की बात करें, इसकी आप है 27 की बात करें, ये पूछ रहा है आपका आरेख का नाम क्या है। क्या पूछ रहा है आपका, आरेख का नाम क्या है। लेआउट वायरिंग है, लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है, स्थापना आरेख है, या योजनाबद्ध आरेख है। तो देखो इसमें से क्या आपका, ये आपको वायरिंग दिखाई दे रही है, तो ये कैसा पहले से अपने क्या कर दिया यहाँ पे, आपको वायरिंग के अंदर जो भी आपकी कंसील्ड है, जो अपना कंड्यूट पाइप है और उसकी जो क्या है आपका जो सेंटर है, ठीक है, कनेक्टर है, आपका बोर्ड है, वो सब लगा रखे हैं। तो ये कौन सा बता रहा है, वो ये बता रहा है आपका इंस्टॉलेशन प्लांट को। किसको, इंस्टॉलेशन प्लांट को, कि अपन ने कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर अपने इंस्टॉल करने हैं। तो इंस्टॉलेशन प्लान को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि स्थापना योजना। अगला क्वेश्चन आपका 28 में बात करें, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आईसीडीपी की फॉर्म में क्या है, आयरन क्लेड डाइपोल। क्या आपका आयरन क्लेड डाइपोल, ये इसका क्या है फुल फॉर्म है आपकी आईसीडीपी। तो आईसीडीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, टिप है आपको, ठीक है। तो क्या है, आयरन क्लेड डाइपोल, ठीक है, ये इसके क्या है फुल फॉर्म है। इसका उपयोग पूछा है कि मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर में बात करें ऑप्शन की, बड़ी औद्योगिक स्थापना में करते हैं, या ऑप्शन बी मुख्य या शाखा परपथ का नियंत्रण करने में करते हैं, या ऑप्शन सी एकल फ्यूज घरेलू स्थापना में करते हैं, या एकल फेज, ऑप्शन डी 3 फेज शक्ति इस परपथ इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना किसका उपयोग करना है, आईसीडीपी का उपयोग अपन क्या करते हैं, एकल फेज घरेलू स्थापना, यानी कि सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। जो अपन घरों की वायरिंग होती है ना, वो घरों की वायरिंग होती है, वहाँ पे आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा आपका सिंगल फेज के लिए, वो भी कौन सा आपका सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए नहीं, सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, यानी कि एकल फेज घरेलू स्थापना है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एकल फेज घरेलू स्थापना। अगला क्वेश्चन आपका 29 में देखें यहाँ पे, तो 29 में क्या आपका, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि विच इलेक्ट्रिकल एस्थेसिस बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थेसिस, यानी कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी सीलिंग फेज, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी पेंडेंट लैंप होल्डर। तो देखो इसमें से क्या है, आपका पेंडेंट लैंप होल्डर हो गया, इंटरमीडिएट स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, ये कैसे आपके, ये आपके कैसे है, आपकी जो इंस्टॉलेशन में लगते हैं, वायरिंग में लगते हैं, वो कैसे आपके वो उपकरण है इसके अंदर से, ठीक है, यानी कि क्या है मैंडेटरी है। लेकिन जो सीलिंग फैन है,
सीलिंग रोज है वो कैसा आपका सामान्य उपकरण है, कैसा आपका सामान्य उपकरण है। यानी कि सीलिंग रोज होता है ना, सीलिंग रोज क्या होता है, जो ढक्कन होता है आपका फैन होता है, आपका स्टाफ से फैन होता है, जैसे आपने देख रखा फैन होगा, वो फैन के ऊपर लगा रहता है ना, वो आपका टू पीस लगी रहती है, जो ढक्कन से रहता है, जो ढकने के लिए, उसे सीलिंग रोज बोलते हैं। तो वो कैसा वो सामान्य है, यानी कि बिल्कुल सामान्य है, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसे लगाओ तब भी काम चल जाएगा, नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये किस में गिनाया जाता है, सामान्य में गिनाया जाता है मतलब सामान्य करनी में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, सीलिंग रोज में। ठीक है, अगला बात करें इसकी आपके 30 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन की बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे क्या आपकी 30 क्वेश्चन में आप देख के बात करें, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है, यानी कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव, वातानुकूलक। तो देखो डीसी श्रृंखला की बात करें, डीसी सीरीज, और डीसी सीरीज मोटर होती है ना, डीसी सीरीज मोटर होती है वो हमेशा किस में आती है, लोकोमोटिव में काम आती है। लोकोमोटिव का मतलब है जो आपके रेलवे इंजन होते हैं, रेलवे की जो आपके रेलगाड़ी होती है, वहाँ पे जो आपका इंजन लगा रहता है, उस इंजन को खींचने के लिए कौन सी मोटर काम आती है, डीसी सीरीज मोटर का आती है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, स्टार्टिंग जो बल लगावड़ बहुत उच्च रहता है, इसलिए इसका उपयोग किस में करते हैं, लोकोमोटिव में या ट्रेन में या होस्ट में या क्रेन में करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोकोमोटिव में करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, किसका, डीसी सीरीज एमसीबी का। ठीक है, अगर बात करें इसकी क्या है 31 में बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ आपको, डीसी सीरीज मोटर तो किस काम आती है, लोकोमोटिव में आती है, तो वहाँ पे जो एमसीबी काम आ गई तो वो उसी के लिए काम आ गई ना, नाम क्या है, डीसी सीरीज है, तो डीसी सीरीज एमसीबी डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने के लिए काम आ गई, और डीसी सीरीज मोटर है आती किस में, लोकोमोटिव में आती है, बस सिंपल सा। अगला देखो यहाँ पे 31 में, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। सीधी सी बात है, व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। यानी कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है, समय गुणांक है, बी फ्यूजिंग गुणांक है, सी कट ऑफ गुणांक है, ऑप्शन डी फ्यूजिंग दर है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, यानी कि कट ऑफ गुणांक है। जो फॉल्ट को ना, फॉल्ट है, उस फॉल्ट को बाधित करने के लिए फ्यूज कितना टाइम ले रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कट ऑफ गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इसके राइट आंसर कैसा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 32 देखें इसका, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है, गोदाम में, औद्योगिक वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में या बहुमंजिला में। अभी मैंने बताया था जो आपकी ट्री प्रणाली है, ट्री जो प्रणाली है या ट्री सिस्टम होता है वो किस काम आता है, वो बहुमंजिला काम आते हैं, यानी कि आपकी ये बहुमंजिला मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, यानी कि बहुमंजिला में काम आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, बहुमंजिला भवन में। अगर बात करें इसके 33 की बात करें आपका, तो सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। ठीक है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है, 12 mm है, 19 mm है, 25 mm है, 50 mm है। तो क्या इसका आंसर है, इसका आंसर आपका 25, यानी कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कितना आपका 25 mm है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 34 में बात करें, 34 की बात करें यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। ऑप्शन ए बिजली की आग से बचाव के लिए, ऑप्शन बी शक्ति हानि कम करना, ऑप्शन सी बिजली की व्यतिकरण से बचें, ऑप्शन डी वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। तो देखो इसमें क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है, जो अपन होम थिएटर हो गया, जो पावर वायरिंग होता है, उसमें जो क्या कहते हैं लाइट लोड के लिए, यानी कि कम लोड के लिए तो अलग वायर जाता है आपका, सर्किट बनता है, और हाई जिसमें वोल्टेज आता है उसके लिए अलग सर्किट बनता है। तो ये अपन क्यों करते हैं, जैसे अपना प्रेस हो गया, हीटर हो गया, कोई एसी हो गया, इसके लिए अपन अलग से सर्किट ले आते हैं, और जो अपना लाइट जलानी है, बल्ब जलाने हैं, पंखा चलाने हैं, तो उसके लिए अपन अलग सर्किट लग जाते हैं। पता है क्यों होता है, क्योंकि ये आपस में इंटरफेस ना कर सकें। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल का इंटरफेस ना हो, इसका उसके अंदर इसके अंदर कोई व्यवधान ना पहुँचे, इसलिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि दोनों में लोड अलग अलग सेपरेट रहे बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर लो वाले को अपन हाई में लगा दें, हाई वाले को लो में लगा दें, तो क्या होगा, आपकी वोल्टेज का इफेक्ट पड़ेगा तो आपकी वायरिंग क्या होगी, इफेक्टेड होगी, हो सकता है आपको शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। तो क्या करना है इसके लिए ये करना है कि आपकी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, यानी कि बिजली के व्यतिकरण से बचें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ओके।
अगला आपको है 35, प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है। देखो इसमें ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये किस 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 टाइप का वायरिंग है, ये आपको वायरिंग दे रखी है वो किस टाइप की वायरिंग है। देखो एक ही स्विच के कर रखे हैं अपन ने, एक यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया, यानी एक ही लूपिंग से अपन ने इसको जोड़ रखा है, एक ही लूपिंग अपन ने जोड़ रखी है। यहाँ पे स्विच तो देखो यहाँ पे क्या है, एक लूप यहाँ, एक लूप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो लूप जोड़ रखा है। तो कौन सी यहाँ है, ये आता है आपकी गोदाम वायरिंग में। तो ये किस में आती है आपकी गोदाम वायरिंग में आती है, किस में आती है गोदाम वायरिंग में, ठीक है, क्योंकि ये लूपिंग सिस्टम बना रखा है ना, एक ही तार से अपन ने क्या यहाँ पे अपने लूप सिस्टम बना रखा है, ये अपने यहाँ जोड़ रखा है, यहाँ जोड़ रखा है। तो किस वायरिंग में का डायग्राम है आपका, ऑप्शन सी यानी गोदाम वायरिंग का है। अगर बात करें आपका 36 की बात करें, कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हिकी का, कपलर का, पाइप वाइस का, बेंच वाइस का। तो देखो इसमें कंडक्ट है ना, कंडक्ट को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, हिकी का करते हैं, किस का हिकी का, जो अपन कंडक्ट है उसको अपन मोड़ना है तो किसका करें, हिकी का। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए हिकी का। अगर बात करें 37 का, तो एमसीबी का विस्तार क्या है, पूछ लिया मैंने, तो सबको पता है एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्या आपका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है इसका, ठीक है। अगला देखें आपका 39 में, तो ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है, तो ईएलसीबी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या आपका ईएलसीबी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर करता है जो भी अर्थिंग होती है उस अर्थिंग से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई व्यक्ति अर्थिंग के संपर्क में आ गया या उसके हाथ टच कर दिया, कोई मशीन है उस मशीन में क्या आपकी ज़्यादा आपकी क्या है अर्थिंग आ रही है, उसको टच कर दिया तो क्या होगा, तुरंत ही आपकी एमसीबी क्या ट्रिप हो जाएगी और उससे उसे सेफ्टी प्रदान कर देगी। व्यक्ति इसके संपर्क में आने पे क्या आपको जान माल की हानि नहीं होती, ठीक है। बड़े बड़े जो औद्योगिक होते हैं, कारखाने होते हैं, कंपनी होती है, वहाँ पे ईएलसीबी लगाते हैं। क्यों, अगर व्यक्ति कोई मशीन है, चलती मशीन में अगर अपना हाथ उसके अंदर लगा दिया जाए या कोई लगा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या उसकी अर्थिंग होगी, और अर्थिंग होगी तो तुरंत आपकी ईएलसीबी का ट्रिप हो जाएगी और उसका क्या करेगी, सप्लाई को काट देगी और व्यक्ति आपकी जान से यानी कि मरने से बच जाता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, अगर मैं बात करूँ ईएलसीबी क्या करता है, आपका परिपथ को दोष खोजना में या अवशिष्ट धारा को खोजना में, देखना में, या अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है या लघु पदार्थ से उपकरण की सुरक्षा करता है। तो क्या करता है, मॉनिटर्स द रेजिडुअल करंट यानी कि अवशिष्ट धारा को देखना। ये क्या करता है, अवशिष्ट धारा क्या होती है, लीकेज करने करंट होती है। भाई सीधी सी बात है, अर्थिंग किससे आ रही है, अर्थिंग तो तभी आएगी ना जब कोई अपना कोई वायर है अपने किसी बॉडी से टच हो रहा हो या कहीं छिल गया हो तो वो टच हो रहा हो, तो क्या करता है उसमें लीकेज करंट आता है। इस लीकेज करंट को अपन क्या बोलते हैं, अवशिष्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अवशिष्ट करंट यानी कि अवशिष्ट धारा बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, अवशिष्ट धारा को देखना, इसके प्रति वो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अगर बात करें आज की ऑप्शन 14 की यहाँ पे, तो क्या आपका आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। तो कटआउट यानी फ्यूज कटआउट क्या करता है, भाई सीधी सी बात है, फ्यूज कटआउट क्या करेगा, जो क्या करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति बाहर नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचा जा सकते। तो इसका नाम क्या है, भाई सीधी सी बात है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिवार नहीं है। कटआउट का यानी कि जो फ्यूज कटआउट है वो क्या करता है, ओवरलोड की कंडीशन में उसको क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। जैसे ओवरलोड हो गया, एक निश्चित धारा से ज़्यादा मान धारा जाएगी तो क्या करता है, लाइन को प्रोटेक्शन देगा, यानी कि लाइन की सप्लाई को काट देगा। तो क्या करता है, ये ओवरलोड से बचाता है। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, यानी कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति बाहर नहीं है। ओके, बस। अगला आपका 41 में क्वेश्चन देखें। 41 की बात करें आज की यहाँ पे, तो 41 में क्या आपका यहाँ पे आपका ये कि ये दे रखा है कि डार्क डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। जो है ना डाई होती है, डाई, इस डाई स्टॉक का क्या उपयोग है, मैंने आपको बताई थी। वो स्टाफ से रहती है आपकी, बीच में आपका चूड़ी कड़ी रहती है, इसके अंदर फिर आपका स्टाफ से रहता है। कैसे रहता है आपका, स्टाफ से रहेगा, यहाँ आपका हैंडल है आपका, और यहाँ बीच में आपके क्या है, बीच में आपके क्या दांतें कटे होते हैं, आपकी चूड़ी कटी होती है। ये किस काम आती है, तो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी अपना कंडक्ट है, कोई भी अपना पाइप है, उसको बाहरी सिरे पर अपन को चूड़ी काटनी है, तब डाई एंड स्टॉक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके नाम क्या है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है, तो इसमें भी दे रखा है क्या आपका। अगर बात करूँ इसका, तो ऑप्शन इसके क्या दे रखे हैं, वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप में आंतरिक थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना। ऑप्शन डी,
आयताकार पाइप में आंतरिक थ्रेड करना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि जो है बेलनाकार पाइप की बाह्य थ्रेड यानी कि बाहरी सिरे पर चूड़ी काटने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे होनी चाहिए? शेप बेलनाकार होनी चाहिए, ऐसे तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्गाकार होनी चाहिए ना, होनी चाहिए वर्गाकार, सॉरी कैसे होनी चाहिए? बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 42 में देखें आपका, तुरंत कर लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया आपका। क्या है आपका 42 में? आपका इंस्टॉलेशन में परपथ आरेख का क्या उद्देश्य है, यानी कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परपथ आरेख का क्या उद्देश्य है? सीधी सी बात है, अपन क्या व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि सर्किट डायग्राम का क्या उद्देश्य है जब अपन क्या वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं? सीधी सी बात है, क्या किस काम आती है भाई? सीधी सी बात है, जब अपन क्या वायरिंग सर्किट से क्या होगा, वायरिंग डायग्राम से क्या होगा, सर्किट डायग्राम से क्या होगा, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए कोई अपना क्या अपन जैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम में अपन कौन से कनेक्शन कहाँ से लिए, कितनी स्विच लगाई यहाँ पे, कितने कंट्रोल बोर्ड लगाया है यहाँ पे, अपने कंट्रोल सिस्टम कहाँ लगाया अपने, कंट्रोलिंग जो अपना स्विच बोर्ड कहाँ है, ठीक है, अपना फैन कहाँ लगाया है, कितने इसके अंदर लाइट फैन लगा रखे, कितने पावर पॉइंट सर्किट लगा रखे, पॉइंट लगा रखे हैं, तो सबका क्या क्या करता है? वो इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। अगर बात करें किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, ये इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, अगर 43 में क्वेश्चन देखो, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जनरल लाइटिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी वातानुकूल, ऑप्शन डी हैलोजन लैंप। तो ध्यान रखना, जो बोले एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो जनरल लाइटिंग के लिए, जनरल लाइटिंग के लिए कौन सा आपका? वही अपने घरेलू जो भी आपकी डोमेस्टिक है, बल्ब है, पंखा है, कूलर है, इसके लिए। तो कौन सा आपका? जनरल लाइटिंग। इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, जनरल लाइटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 44 है इसका, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक यानी लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन ए, दोषों की पहचान करना आसान है, ऑप्शन बी, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन सी, अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है, ऑप्शन डी, अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कौन सा आपका लूपिंग सिस्टम में ये होता है कि हमें अलग से कोई जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक लूप बन गया ना, तो इसी से अपन दूसरे लूप के माध्यम से दूसरे सर्किट को जोड़ सकते हैं, फिर इसी के माध्यम से अब तीसरे को जोड़ सकते हैं, चौथे जोड़ सकते हैं। तो अपन को अलग से जोड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसका क्या फायदा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी है, यानी कि कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, एक ही से काम चल जाता है। अगर देखो इसमें देखो 45 में, 45 क्या है? BIS के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई कितनी है? 9 से 20 mm, 11 से 27 mm, 13 से 25 mm, 15 से 30 mm। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, यानी कि 11 से 27 mm क्या है इसका आपका कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई कैसे आपकी BIS के अनुसार। तो 11 से 27 mm इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगर देखें 46 में देखें आपका गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? लचीले कंड्यूट का, ऑप्शन बी कंड्यूट कठोर इस्पात कंड्यूट का, ऑप्शन सी कठोर अधात्विक कंड्यूट का, ऑप्शन डी लचीले अधात्विक कंड्यूट का। तो ध्यान रखना, गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किसका करते हैं? कठोर इस्पात कंड्यूट का करते हैं। किसका करते हैं? ऑप्शन बी कठोर इस्पात कंड्यूट का। ओके, राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर देखें 47 में देखें इसका राइट आंसर क्या है आपका? 47 पूछा है आपका सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सामान्य स्थिति में संपर्क करना, ऑप्शन बी असामान्य स्थिति में संपर्क करना, ऑप्शन सी असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, ऑप्शन डी असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क करना। तो सर्किट ब्रेकर है क्या आपका? सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? जो क्या करता है, जो आपकी क्या है, ये क्या कहता है आपकी एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जो अपनी सामान्य स्थिति नहीं है, अचानक ऐसी स्थिति आ कि जहाँ पे आपका लोड बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ऑटोमेटिक सप्लाई को काटने का काम करता है। ठीक है, तो क्या कहता है? असामान्य स्थिति में, यानी कि सामान्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य में सप्लाई जाएगी, लेकिन जिस सामान्य की अपेक्षा अंदर सामान्य हो जाए, यानी कि सप्लाई बढ़ जाए, एकदम से अचानक से बढ़ जाए, तो उस टाइम में लोड बढ़ जाएगा, और लोड को काटने के लिए क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक काम करता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिक काम करेगा और सप्लाई को काट देगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, यानी कि असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। ठीक है, अगला आपका 48 एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? यानी कि जो आपकी बायोमेट्रिक पट्टी ले होती है, बायोमेट्रिक ट्रिप होती है, स्ट्रिप होती है, वो क्या काम करती है?
अतिभार से बचाती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लघुपतन सुरक्षा, ऑप्शन सी अधिक बोल्टता से बचाना, ऑप्शन डी अर्थ हिसाब सुरक्षा। तो क्या करती है, जो बाई मेटलिक पट्टी होती है वो क्या करती है, आपकी ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। तो क्या इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए, अतिभार से बचाना। 49 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 49 में देखें इसका, तो ये है आपका यहाँ पे 49 में, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, झटके से सुरक्षा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अतिभार से सुरक्षा, ऑप्शन सी लघुपतन सुरक्षा, ऑप्शन डी लीकेज धारा से सुरक्षा। तो क्या करता है आपका अवशिष्ट धारा, अवशिष्ट का मतलब होता है लीकेज करंट, लीकेज करंट है उसका जो सर्किट ब्रेकर है कौन सा होता है, ईएलसी होता है। कौन सा होता है, ईएलसी होता है लीकेज करंट के लिए। इसको अपन क्या होता है, अवशिष्ट धारा भी बोल देते हैं, ठीक है उसको। तो लीकेज करंट को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईएलसीबी का, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ये किस काम आता है, सीधी सी बात है, झटके से सुरक्षा करने के लिए। कोई व्यक्ति का मोटर के या किसी मशीन के संपर्क में आ जाए, अगर उसको झटका मार जाए तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 50 है आपका 50 देखें इसका, देखें इसका, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है, अस्थायी यानी कि जो है टेम्परेरी जो इंस्टॉलेशन के लिए। ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी पीवीसी कंडक्ट तारों वायरिंग, ऑप्शन डी मेटल कंडक्ट वायरिंग। तो कौन सी करती हैं, अस्थायी टेम्परेरी कौन सी करते हैं, क्लीट वायरिंग करते हैं। किस में क्लीट वायरिंग करते हैं। और अस्थायी वायरिंग अपन क्या करते हैं, मेलों में, प्रदर्शनियों में, ठीक है, ब्याह शादी समारोह में, पार्टी में, वहाँ पे करते हैं। जब काम हो रहा है तब काम ले रहे हैं, जैसे काम समाप्त उसके बाद उसको हटा देते हैं। तो कैसी है वो, अस्थायी वायरिंग होती है। तो इसमें अस्थायी वायरिंग का कौन सा टाइप है आपका, क्लीट वायरिंग है। कौन सी, क्लीट वायरिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 51 लास्ट एंड फाइनल आपका, वायरिंग के लिए लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए स्विच बॉक्स में, ऑप्शन बी जंक्शन बॉक्स में, ऑप्शन सी वितरण बॉक्स में, ऑप्शन डी सॉकेट संयोजन में। तो वायरिंग के लिए लूपिंग सिस्टम है, लूपिंग सिस्टम है फेज कंडक्टर कहाँ लगाते हैं, तो सॉकेट संयोजन में लगाते हैं, यानी कि सॉकेट से कनेक्शन में। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपके ये आपके 51 क्वेश्चन हो गए आपके। इसमें थोड़ी सी प्रश्न की आपकी ज़्यादा थी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है कि वापस से इसको वीडियो को रिवाइज करना है, देखना है एक बार को, ठीक है, पूरी ध्यानपूर्वक सुन लेना इसको। और अपनी जो रजिस्टर है अगर आप नोट कर रहे हो तो रजिस्टर में इसको नोट कर लेना बाकायदा। और फिर जब एग्जाम देने जाओ तो इसको एक बार रिवाइज करके चले जाना। आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार तरीके से जाएगा और फर्स्ट क्लास आपके नंबर यहाँ पर से आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया हो, आपके इस सवाल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप मुझे सीधे से मेरी वीडियो के नीचे लिंक में आके कमेंट भी कर सकते हो। अगर कमेंट ना करें तो मुझे सीधे ही आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जिसका मेरा नंबर है आपका 9610606254, ठीक है, यानी कि 9610606254, यानी कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप सीधे इस पर मुझे अपनी जो भी तुम्हारी क्वेरी है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपकी क्या समस्या है, तो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे शेयर कर सकते हो। और मैं विदिन आपको जस्ट टाइम पे आपको आपकी सॉल्व करके उसको वापस आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। और जो नए बंदे हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।